हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिस्ट। ये म्यूटेबल सीक्वेंसेस में काउंट किया जाता है। म्यूटेबल सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे सीक्वेंसेस जिनको चेंज किया जा सके, जिनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के बाद उन्हें चेंज किया जा सके, दोज आर म्यूटेबल सीक्वेंसेस। जैसे इसके पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपसे जिक्र किया टपल के बारे में। तो टपल के बारे में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि टपल्स अगर एक बार डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं तो उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। दैट आर इम्यूटेबल और अनचेंजेबल। ये लाइन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे डिस्कस करी थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, जो म्यूटेबल सीक्वेंसेस में आता है। तो म्यूटेबल सीक्वेंसेस की कैटेगरी में आने की वजह से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको टपल्स में बताया था कि अगर टपल्स को आप जो है, चूँकि वो इम्यूटेबल होते हैं, फिर भी अगर आप उन्हें चेंज करना चाहें तो आपको लिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। मैंने आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ये चीज़ समझाई थी कि कैसे टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके हम जो है वापस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि टपल्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिना लिस्ट की हेल्प लिए आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो टपल्स को चेंज करने के लिए आप लिस्ट में पहले उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर लिस्ट में जो चेंजेस करने हैं वो चेंज करके, चूँकि लिस्ट म्यूटेबल होता है इसलिए लिस्ट में हम चेंज करके फिर उसे वापस टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें यही समझना है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे उस पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स इन पाइथन। लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है इंडिकेट करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको इनिशियलाइज भी किया है एक वेरिएबल में जो लिस्ट वेरिएबल है। और लिस्ट वेरिएबल इन द सेंस नॉर्मली वेरिएबल है, जब इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में अलॉट कर देते हैं तो ये लिस्ट वेरिएबल हो जाता है। वैसे नॉर्मली ये एक आम वेरिएबल है, जैसे सारे वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो बिल्कुल वैसे ही मामूली वेरिएबल है। पर जब इसको हम इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये लिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चेंजेबल है। ऑर्डर तो जो है टपल्स भी होते थे लेकिन चेंजेबल नहीं होते थे, यहाँ पे ये चेंजेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। और प्रिंट कमांड से, प्रिंट स्टेटमेंट से हमने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। अब इसमें हम समझेंगे एलिमेंट्स की एक्सेसिंग हम इसमें कैसे करते हैं। तो एलिमेंट्स की एक्सेसिंग के लिए आपको इंडेक्स नंबर्स देने पड़ते हैं। चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी इंडेक्सिंग होती है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही इंडेक्स को भी शो करेंगे। देखिए बहुत ही ईजी ढंग से हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इस चीज़ को समझाया हुआ है कि अगर एक कोई लिस्ट वेरिएबल है और उसमें ये 3 वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की गई हैं तो उस पर्टिकुलर लिस्ट के किसी एक इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम उसकी एक्सेसिंग कैसे करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे और उसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को हमारा जो इंटरप्रेटर है वो प्रिंट कर देगा। अब जैसा कि आपको मैंने स्ट्रिंग में भी बताया, टपल में भी बताया कि जो आपकी लिस्टिंग होती है या जो आपकी एरे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एप्पल हमारा 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, बनाना हमारा यहाँ पे 1 इंडेक्स पे है और चेरी हमारा 2 इंडेक्स पे है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हमने दिस लिस्ट में इंडेक्स 1 पास किया है तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया है। फिर उसके बाद आते हैं, समझते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये सारी चीज़ें आप औरों में समझ चुके हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी समझनी है। इसका कॉन्सेप्ट जो है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो चाहे रेंज हो, सबका कंसेप्ट हर एक के लिए सेम होता है। बस केवल हम उसको अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सबका सिंटैक्स अलग अलग होता है, हम उसको सिंटैक्स की नज़र से देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड -1 refers to the last item and -2 refers to the second item and the last item etc. तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए हमने एग्जांपल दिया है, फिर से वही सेम वेरिएबल लिया है, सेम लिस्ट ली है और उसमें से हमने नेगेटिव इंडेक्स प्रोवाइड करके वैल्यू को प्रिंट किया है। नेगेटिव इंडेक्स में हमने -1 दिया है जो कि डिनोट करता है लास्ट आइटम को, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, रिफर्स टू द लास्ट आइटम एंड -2 रिफर्स टू द सेकंड लास्ट आइटम। तो अगर हम यहाँ -2 देंगे तो सेकंड लास्ट आइटम प्रिंट होगा, -3 देंगे तो थर्ड लास्ट आइटम प्रिंट होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप इसको ईजिली समझ पा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कुछ और चीज़ें।
रेंज ऑफ इंडेक्सेस, यहाँ पे वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज. व्हेन स्पेसिफाइंग अ रेंज द रिटर्न वैल्यू विल बी न्यू लिस्ट विद द स्पेसिफाइड आइटम्स. ये सब चीज़ें आप टपल्स में और स्ट्रिंग में भी समझ चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे समझनी हैं. सिंटैक्स लगभग वही है, बस वहाँ पे जहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, कहीं पे आपने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया होगा टपल्स के लिए या स्ट्रिंग के लिए. बस यही सब चेंजेस आते हैं केवल. तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने 4 वैल्यूज़ को दिस लिस्ट वेरिएबल में असाइन किया है, और कैसे हम यहाँ रेंज को डिफ़ाइन कर रहे हैं. रेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है, ये हम 2 चीज़ें यहाँ पे कोलन से सेपरेट करके डिफ़ाइन करते हैं. यहाँ पे देखिए 1 और 3 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है. 1 हमारा स्टार्टिंग रेंज है, 3 हमारा एंडिंग रेंज है. और जो है अब इसी को जो है प्रिंट करने के लिए देखिए 0 हमारा बेस इंडेक्स है, तो 0 पे हमारा एप्पल लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हमने दी हुई है 1 से, तो यानी कि बनाना से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी. फिर उसके बाद देखिए हमारा लास्ट इंडेक्स हमेशा स्किप हो जाता है रेंज में. आपको मैंने कई बार ये चीज़ कई मरतबा बताई हुई है, तो उस हिसाब से 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको स्किप कर देंगे और इंडेक्स नंबर 2 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे. इंडेक्स नंबर 1 पे बनाना है, 2 पे चेरी है. देखिए ये 2 चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं. आइए आगे समझते हैं इसी चीज़ को. बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू एंड द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम. अब यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने बताई है ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर इन केस आप स्टार्टिंग रेंज डिफ़ाइन नहीं करते हैं, केवल एंड रेंज डिफ़ाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर एज्यूम कर लेगा कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टार्टिंग रेंज. ठीक है, जो 0 होती है हमारी, तो वो अपने आप एज्यूम कर लेगा कि हमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है अगर आपने स्टार्टिंग रेंज को मिस कर दिया है. देखिए यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, 1 को हमने मेंशन नहीं किया है या कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. कोलन देने के बाद केवल एंड रेंज हमने डिफाइन की है. इससे इंटरप्रेटर खुद एज्यूम कर लेगा कि हमें 0 इंडेक्स से प्रिंटिंग को स्टार्ट करना है. देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, और एज वेल एज जैसे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स स्किप किया गया था, वैसे यहाँ पे भी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्किप कर दिया गया है. सेम उसी ढंग से देखिए आगे आप ये भी समझ सकते हैं कि बाय लीविंग आउट द एंड वैल्यू द रेंज विल गो ऑन टू द एंड ऑफ द लिस्ट. जैसे ही यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू को स्किप किया था तो हमने बेसिक इंडेक्स से स्टार्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे हम अगर एंड वैल्यू को स्किप करते हैं तो देखिए जो हमारी स्टार्टिंग रेंज होगी वहाँ से लेके हम एंड वैल्यू तक की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं. इंटरप्रेटर खुद एज्यूम कर लेगा कि एंड वैल्यू क्या होगी, द लास्ट वैल्यू या द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट या टोटल लिस्ट, टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे बनाना है, और हमने स्टार्टिंग रेंज दी है 2, यानी कि हम चेरी से स्टार्ट करने वाले हैं, और लास्ट इंडेक्स हमने मेंशन नहीं किया है एंड लिस्ट, तो वो अपने आप एज्यूम कर लेगा कि हमें ऑरेंज तक की वैल्यू को प्रिंट करना है. देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ उस तरीके से उसने प्रिंट करी हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है, तो इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी. आइए कुछ चीज़ें और भी देखते हैं. यहाँ पे हम लिस्ट लेंथ, देखिए लिस्ट की लेंथ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे सिंटैक्स वाइज एग्जांपल दिया है. टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ लिस्ट हैज़ यूज़ द लेन फंक्शन. ठीक है, देखिए कैसे लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया है. जिस वेरिएबल में हमने लिस्ट को डिफाइन किया है वही वेरिएबल हम लेन फंक्शन में पास करके उसको प्रिंट कराएंगे, और उससे हमें लिस्ट की लेंथ का पता चल जाएगा. देखिए सिंटैक्स की हेल्प से आप इसको कितनी ईजी ढंग से समझ सकते हैं. ये जो भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ यहाँ पे अपने नोट्स में या अपनी वीडियो में, इन सभी एग्जांपल्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है और वीडियोस के माध्यम से, कि टेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरप्रेटर हो. आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ब्राउज़र पे एक वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हैं इस कोड को रन करके, और वो वेबसाइट है onlinegdb.com. आप देखिए एडिंग एलिमेंट्स, कैसे लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है. चूँकि ये म्यूटेबल सीक्वेंसेस में आती है, इसलिए हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि आप टपल्स में नहीं कर सकते थे बिना लिस्ट की हेल्प से. तो देखिए टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट वी यूज़ द अपेंड मेथड. यहाँ पे जैसे आपने लेन फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर एडिंग द एलिमेंट्स. देखिए लिस्ट के लास्ट में हम इसको ऐड करने के लिए कैसे अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी अपेंड करेंगे इस लिस्ट में वो हम लिस्ट के लास्ट में ही अपेंड करेंगे, बीच में अपेंड नहीं करेंगे अपेंड फंक्शन की हेल्प से. अपेंड फंक्शन जो भी इंसर्टिंग करता है वो लिस्ट के लास्ट में ही करता है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है.
तो अपेंड फंक्शन में जो भी पैरामीटर आप देंगे वो उस लिस्ट के सबसे एंड में जाके उसको ऐड करेगा। ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी और दिस लिस्ट वेरिएबल था जिसमें हमको अपेंडिंग करनी थी, तो डॉट अपेंड करके हमने अपेंड फंक्शन को फेच किया। अपेंड फंक्शन फेच करने के बाद उसमें हमने पैरामीटर पास किया जो वैल्यू हमें इस लिस्ट में अपेंड करनी थी, और देखिए वो वैल्यू कहाँ पे जाके अपेंड हुई, सबसे लास्ट में जाके अपेंड हुई। ठीक है, ये है सिंटैक्स अपेंड फंक्शन का कि उस वेरिएबल को डॉट के साथ हम फंक्शन में फेच करते हैं और फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, जो पैरामीटर हमें ऐड करना है, और वो लिस्ट में सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाता है। सेम इसी तरीके से अब अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज़ करना कि टू ऐड एन आइटम टू द स्पेसिफाइड इंडेक्स यूज़ द इंसर्ट फंक्शन, तो आपको इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपेंड सबसे लास्ट में इंसर्ट करता था, अगर आप चाहते हैं कस्टमाइजेशन, यू वांट टू इंसर्ट एट द पर्टिकुलर इंडेक्स, देन हाउ कैन वी यूज़ द इंसर्ट फंक्शन, यू कैन सी दिस लिस्ट में हमने सेम वही 3 वैल्यूज़ ली हैं। अब उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए हमने कैसे यूज़ किया है। इंसर्ट मेथड को कॉल वैसे ही करेंगे डॉट की हेल्प से। उसके बाद उसमें हम पैरामीटर 2 यहाँ प्रोवाइड करेंगे। एक तो हम वो पैरामीटर देंगे जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमको उस वैल्यू को इंसर्ट करना है, और एक वो वैल्यू देंगे जिसको इंसर्ट करना है। 2 पैरामीटर यहाँ पे हम पास करेंगे। देखिए 2 पैरामीटर जैसे कि हमने यहाँ पे पास किए हैं, और उसकी हेल्प से देखिए 1 इंडेक्स पे ऑरेंज को हमें इंसर्ट करना था, 0 इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे यहाँ बनाना था, और 1 इंडेक्स पे देखिए हम अब किसको पास करने वाले हैं, ऑरेंज को। देखिए यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हमारा एप्पल के बाद ये ऑरेंज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखिए वैल्यू दूसरी इंसर्ट हो गई, और जो बाकी वैल्यूज़ थी वो उसके आगे के इंडेक्सेस में शिफ्ट हो गई, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि वैल्यू को अगर हमें लास्ट में इंसर्ट करना हो तो हमें इंसर्ट की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ले जाना है तो हमें इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये चेंजेबल होती है, इसलिए इसमें कई सारे ऑपरेशंस हैं। कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। अब देखिए एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करेंगे हम इस लिस्ट में से। रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और अब देखिए कैसे हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को हम बिल्कुल वैसे ही असाइन करते आ रहे हैं जैसे वैसे ही यहाँ पे हम असाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम देखिए लिस्ट को रिमूव करने के लिए लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। फंक्शन को बिल्कुल वैसे ही डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम एक्सेस करेंगे, और उसमें जो पैरामीटर हमें रिमूव करना है उस लिस्ट में से वो पैरामीटर यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद ये वैल्यू हमारी इस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद हम जब उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारी वही लिस्ट बन के आएगी जो उस एलिमेंट के रिमूव होने के बाद आनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव किया और उसके बाद हमारे पास 2 एलिमेंट बचे, वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब आप देख सकते हैं एक और मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस इज़ पॉप मेथड। पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। जैसे कि मैंने अपेंड और इंसर्ट के बारे में आपसे जिक्र किया था, वैसे ही यहाँ पे रिमूव और पॉप के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। रिमूव जो है एक पैरामीटर जो भी आप देंगे उसको रिमूव करेगा, और पॉप क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंडेक्स पे और द लास्ट आइटम ऑफ द इंडेक्स जो है इंडेक्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो वो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप स्पेसिफाइड इंडेक्स वाली वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले इंडेक्स देना पड़ेगा जैसे आपने इंसर्ट फंक्शन में दिया था, फिर कॉमा करके आपको वो पैरामीटर देना पड़ेगा जो पैरामीटर आप रिमूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इंडेक्स मेंशन नहीं किया है तो वो लास्ट वैल्यू को अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी आपको इंडेक्स ही मेंशन करना होगा। अगर किसी वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं उस इंडेक्स की वैल्यू अपने आप रिमूव हो जाएगी, आपको वैल्यू मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कि हमने जैसा कि यहाँ पे एक लाइन और लिखी थी कि लास्ट आइटम इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो इंडेक्स हमने अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो देखिए क्या हो रहा है, जो लास्ट वैल्यू है वो अपने आप यहाँ से रिमूव हो जा रही है। ठीक है, फंक्शन को हम वैसे ही डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही कॉल करते हैं, और लास्ट वैल्यू को हम यहाँ बिना इंडेक्स मेंशन के रिमूव कर सकते हैं। एक और हमने मेथड यहाँ पे डिस्कस किया है, द डल कीवर्ड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। देखिए डल कीवर्ड से हम कैसे स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो सिंटैक्स वाइज थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है।
वैल्यूज़ बिल्कुल वैसे ही लिस्ट में असाइन होंगी, बस इसका डेल यूज़ करने का तरीका चेंज है। वो देखिए यहाँ पे कैसे है। डेल कीवर्ड का सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप उस वेरिएबल को लिखेंगे जिस वेरिएबल में लिस्टिंग की गई है, लिस्ट को डिफ़ाइन किया गया है। फिर उस लिस्ट में आप इंडेक्स देंगे, किस इंडेक्स की वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। फिर उसके बाद आप लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे तो देखिए उस पर्टिकुलर ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को कैसे रिमूव कर दिया है इसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को हम डेल कीवर्ड की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम और भी इसके बारे में चीज़ें जानेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।